So we start the class again. वो स्टूडेंट्स जुड़े नहीं हैं अभी, पर स्टिल थोड़ा सा रह गया है। तो ऑर्डर जितने भी इसमें होते हैं, द प्रोटेक्शन फॉर वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में जो आपका प्रोटेक्शन ऑर्डर, कस्टडी ऑर्डर, कंपनसेशन ऑर्डर, मॉनेटरी रिलीफ, रेजिडेंस ऑर्डर, तो ये सीक्वेंस है, लिख लेंगे 18, 19, 20, 21, 22। 23वां जो आपका है दैट इज वो एक्स पार्टी इंटरिम ऑर्डर भी हो सकता है। ये सब एप्लीकेशन 12 क्लॉज 1 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट करता है। अब मजिस्ट्रेट जो भी उसमें एप्लीकेशन जाएगी, तो वो विद इन 3 days he will fix the date of the first hearing, और फर्स्ट हियरिंग के बाद विद इन 60 days he has to decide the case। ये सेक्शन 12 में ही है। इसकी अपील कहाँ होगी? वो आपका कोर्ट ऑफ सेशन, जो कि सेक्शन 29 में है। अपील होगी, अपील विद इन 30 days अपील उसको करना होगा। जुरिडिक्शन मैंने आपको बता ही दिया है, कहाँ पर एप्लीकेशन आपकी फाइल होगी, किस मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास, दैट इज इन सेक्शन 27, वो हमने बता ही दिया आपको। अब इसमें जो आपका आता है वो प्रोटेक्शन ऑफिसर, बता रहा है प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड ऑर्डर्स, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन कौन सा? इसका डेफिनेशन, केस लॉ जो एक बताया है, जो मैंने 2 केस लॉ लिखा है, 2 केस लॉ को याद रख लेना है। एग्रीड पर्सन में विमेन, डोमेस्टिक रिलेशनशिप, रिस्पोंडेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, इसकी डेफिनेशन आपको जाननी है। ऑर्डर्स जो आपके 18, 19, 20, 21, 22 में है, और डोमेस्टिक वायलेंस डेफिनेशन सेक्शन 3 में है। क्या पढ़ लेंगे बस, के मेन हेडिंग्स पढ़ना है आपको। सेक्शन 4 में इंफॉर्मेशन है, सेक्शन 12 क्लॉज 1 में एप्लीकेशन है। तो ये आपको पूरा सिस्टम्स का स्ट्रक्चर है। मेन जो बॉडी इसमें है दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफिसर। प्रोटेक्शन ऑफिसर का जिक्र आपका है सेक्शन, आइए, सेक्शन 8। सेक्शन 8 deals with the protection of appointment of protection officer. The state government shall by notification appoint a number of protection officers in each district, एक नहीं, such number of protection officers in each district, हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेक्शन ऑफिसर होना ही है। एक या एक से ज्यादा आपके हो सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर। अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट सेक्शन 8 में है, और प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के ड्यूटीज एंड फंक्शंस सेक्शन आपके 9 में है। तो ये आपको दिमाग रखना है। और सेक्शन 5, सेक्शन 5 में भी प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी है, विच इज वेरी। सेक्शन 9 में डिटेल्ड अपॉइंटमेंट, सेक्शन 8 ड्यूटी, सेक्शन 9 में प्रोटेक्शन ऑफिसर की, और सेक्शन कहते हैं आपका सेक्शन 5 में एक और ड्यूटी दी गई है, when the incident of violence is reported to the shall inform agreed person। सेक्शन 5 में प्रोटेक्शन ऑफिसर की एक और ड्यूटी है, टू इन्फॉर्म द एग्रीड पर्सन अबाउट हिज राइट्स। अगर उसको इन्फॉर्मेशन मिलता है सेक्शन 4 में, प्रोटेक्शन ऑफिसर को या पुलिस ऑफिसर को या आपके मजिस्ट्रेट को, पुलिस ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर या मजिस्ट्रेट किसी को, अबाउट द डोमेस्टिक वायलेंस, तो इट इज देयर ड्यूटी टू इन्फॉर्म द एग्रीड पर्सन कि उनके पास क्या क्या राइट्स है इस एक्ट में, टू इन्फॉर्म अबाउट द राइट्स अबाउट द एग्रीड पर्संस आफ्टर गेटिंग इन्फॉर्मेशन, जो कि पुलिस ऑफिसर, मजिस्ट्रेट, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर, सबकी ड्यूटी है ये। जिसको इन्फॉर्मेशन मिले ही हैज टू
इन्फॉर्म द एग्रीड पर्सन कि आपके पास ये राइट्स हैं। आप मॉनेटरी रिलीफ ले सकते हैं, आप रेजिडेंस का ले सकते हैं, तमाम चीज़ें ये। तो राइट टू गेट इन्फॉर्म्ड ये आपके सेक्शन 5 में है। और बाकी ड्यूटी प्रोटेक्शन ऑफिसर यस इसमें क्या जो एग्रीड पर्सन है वो खुद प्रोसीडिंग कर सकता है? क्या चीज़? जो एग्रीड पर्सन है, क्या वो कोर्ट में जाकर खुद प्रोसीडिंग कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो जनरल लॉ है मेरे ख्याल से। जो एग्रीड पर्सन है अगर एडवोकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, एग्रीगेट आप एडवोकेट रखना चाह रखें, लेकिन हर केस में द एग्रीड पर्सन हैज़ अ राइट टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ। हर ओके सर। हाँ, उसको हर वो तो हर केस में राइट है रिप्रेजेंट करने का। वो खुद क्या है कि हमें खुद अपना मुकदमा लड़ना है। अदरवाइज सर और कहीं किस सेक्शन मिलेगा जाके? इस सेक्शन में नहीं सीआरपीसी मिलता, में? ये जनरल राइट है ये। इन पर्सन आप देखो कहीं भी जाओगे तो रूल से मिल जाएगा आपको। हाई कोर्ट रूल से मिलेगा आपको। इन पर्सन आप खड़े होते हैं हर जगह। तो हर सिस्टम का आप जो रूल्स होगा, उस कोर्ट का जो रूल्स होगा, उनके रूल बुक में लिखा होगा आपका। सर कोर्ट में जो सरकारी वकील बैठे और यहाँ होते हैं ना, वो वकालत तो भगा। वकालत मत करो यहाँ पे। ये हम लोग एग्जाम के लिए कर रहे हैं। सिंपला इतना समझ लीजिए कि हर एक्ट में एवरी पर्सन हैज गॉट अ राइट टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ इन पर्सन। हाई कोर्ट रूल्स अलग हैं, सुप्रीम कोर्ट के अलग से हैं। ऐसे मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के भी रूल्स हैं, इंटरनल जो प्रोसीडिंग्स का होता है। और मेरे ख्याल से कहीं पर सीपीसी सीआरपीसी में भी होगा। ठीक है, तो अपने आप को रिप्रेजेंट करने का राइट तो हमेशा है। आप वकील रख सकते हैं। और ऐसे केसेस में तो लीगल इसमें जो ड्यूटीज में है कि ये इन्फॉर्म करना ड्यूटी है कि आपको लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से एक लीगल वकील भी मिल सकता है। वो एक्स्ट्रा राइट है उसका। ये सारी बातें आपको इसमें है। और फिर इसका ऑफेंस के बाद जो आपकी है, लिख लीजिए सेक्शन 32 कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, ये सारी बातें। और एक चीज और, जो ऑर्डर होगा आपका, आप सेक्शन 12 पढ़ेंगे। सेक्शन 12 में व्हाट इज सेट ऑफ। सेट ऑफ क्या होता है बता सकता है? व्हाट इज सेट ऑफ? सीपीसी पढ़ा होगा ना, सेट ऑफ क्या होता है? यस बताइए आयुष, व्हाट इज सेट ऑफ? सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग बट सेट ऑफ दो तरह के सीपीसी में दिए हुए हैं, एक लीगल और एक इक्विटेबल। यस जब हमारे पास दो करस्पॉन्डिंग दोनों के पास पैसा रहता है तो वो आपस में सेट ऑफ करके जो रिमेनिंग अमाउंट देना रहता है जिसे भी वो उसमें बाकी देते हैं। ओके, सही बता रहे हैं ये। और काउंटर क्लेम, व्हाट इज काउंटर क्लेम? सर काउंटर क्लेम वो होता है जब रिस्पोंडेंट के पास अपने आप एक नया ऑफेंस या नया चार्ज उस जो आदमी प्लेंटिफ के अगेंस्ट जब दूसरा चार्ज रहता है। काउंटर मतलब क्लेम नया मतलब वो क्लेम है, अपना मतलब वो नया क्लेम है उसका। नया क्लेम ए ने होता है। बी से कोई क्लेम कर रहा है तो बी कह रहा है हमारा भी इनके ऊपर एक क्लेम बनता है, दैट इज काउंटर क्लेम। यही है। यस सर। और सेट ऑफ का मतलब ये है कि मान लीजिए कि किसी को ए को बी को 100 रुपया देना है। ए को बी को 100 रुपया देना है और बी कहता है कि हमारा उसी इशू को लेकर कुछ मनी है, तो वो इतना सेट ऑफ हो जाएगा, ऐसा कुछ है। तो सेट ऑफ की डेफिनेशन, सेट ऑफ को पढ़ के आइएगा कल। तो इसमें आपका सेक्शन 12 में सेट ऑफ की बात भी है कि जो कंपनसेशन और डैमेजेस सेक्शन 12 में जो एप्लीकेशन है, उसमें जो कंपनसेशन और डैमेजेस मिले हैं, और मान लिया किसी और एक्ट में भी सेम इशू को लेकर कंपनसेशन वगैरह मिल रहा है उसको,
मान लीजिए मेंटेनेंस ले रहा है कहीं पर, तो ये अमाउंट आपका सेट ऑफ हो जाएगा। तो सेट ऑफ का प्रोविजन सेक्शन 12 में है। तो इस एक्ट में इतनी सारी चीजें आपकी हैं, मेरे ख्याल से 2 या 3 प्रश्न आपको इसमें से आ जाएंगे। तो सिंपली जो बेसिक बातें मैंने बताई उसी पर केवल जोर लगाना है आपको। सेक्शन लिखिए, उसके आगे लिखिए और एक बेसिक बात समझ लीजिए उसकी। रेस्ट ऑफ एग्जाम में कर लिए जाएंगे। केस लॉ इसमें 2 है, केस लॉ वो समझ लीजिए आप। तो आज क्लास यहीं फिनिश कर रहे हैं हम लोग। रिदम बीच में बिगड़ गया, नहीं तो हम लोग और क्लास करने वाले थे अभी। तो कल आपको क्लास रिज्यूम करेगी टुमारो एट 8 और ये एक्ट खत्म हो जाएंगे, जो स्टूडेंट्स खत्म हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट द करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में आपका करंट इंटरनेशनल लॉ, करंट इंटरनेशनल अफेयर्स और जो जीके करंट अफेयर्स है वो रहेगा। तो वो क्लास स्टार्ट करने के पहले आपसे मैं 2 या 3 दिन का ब्रेक लूंगा, मतलब पहले सारा चीज आपको नोट्स बना के वो आपको दे देना है और उस नोट्स के बाद देन विल कंडक्ट द क्लास ऑफ द करंट अफेयर्स। तो बात आपको फास्ट समझ में आएगी, आपका टाइम भी काफी बचेगा और ज्यादा इफेक्टिव भी आपका रहेगा ये। तो जब हम लोग जूरिस्प्रूडेंस, ये 9 एक्ट और ये आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फिनिश हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट द करंट अफेयर्स क्लास। एंड वो लिखाने में फिर बहुत टाइम लग जाएगा, मैं आपको टाइप करके दे दूंगा और एक्सप्लेन करते रहेंगे, देन फास्ट आप उसको याद कर सकते हो। विल डिस्कस द इवेंट्स। इवेंट्स डिस्कस होने से फिर आप चीजें याद हो जाती हैं। ओके, गुड नाइट एवरीवन।